Hello everyone, my name is Pankaj Agrawal, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today I will going to deliver a video lecture on thermodynamics process, BTech second sem. First we discuss about some laws of related to perfect gases. Perfect gas, what is perfect gas? Perfect gas is defined as that when किसी perfect gas में जब किसी भी लिक्विड जब कोई भी सब्सटेंस उसके लिक्विड स्टेट से कंप्लीटली इवेपोरेशन हो जाता है तो हम उसको परफेक्ट गैस कहते हैं। मींस कोई भी सब्सटेंस कब कहलाता है परफेक्ट गैस? जब उसका लिक्विड स्टेट से इवेपोरेशन कंप्लीटली हो जाता है। जो सुपरहीटेड वेपर्स होते हैं, सुपरहीटेड वेपर्स भी लगभग सिमिलर टू होते हैं हमारे परफेक्ट गैस के। इसके अंडर हम लोग 3 प्रकार के लॉ की स्टडी करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलिसॉक लॉ। फर्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट के द्वारा दिया गया था 1662 में। ये लॉ ये कहता है कि जब कोई भी एब्सोल्यूट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एब्सोल्यूट प्रेशर फॉर ए गिवन मास वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं PV इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या इसी को हम PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसी को हम और इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू P3V3, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ दिया गया था AC चार्ल्स के द्वारा 1787 में। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी गिवन मास के लिए जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर जब कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम जो कि है टेम्परेचर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम इसी फॉर्म से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो हमारा बन जाएगा ये V इक्वल टू CT। इसको हम लिख सकते हैं V डिवाइड बाई T इक्वल टू C, V बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को अगर और हम आगे एलोबरेट करना चाहें इक्वेशन को हम बनते हैं तो V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू V3 डिवाइड बाई T3 एंड सो ऑन। इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेलिसॉक लॉ। गेलिसॉक लॉ क्या कहता है कि जब प्रेशर हमारा, जब एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन मास के लिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गिवन जब मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो P इक्वल टू C इंटू T। इसको हम लिख सकते हैं P बाई T इक्वल टू C। इसको और हम इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो P1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। इस प्रकार से हम इसको गेलिसॉक लॉ को और डिटेल में लिख सकते हैं। इसके बाद जब इन तीनों लॉ को मिला के एक अनदर लॉ इक्वेशन बना जो कहलाता है जनरल गैस इक्वेशन। जैसा कि हमने देखा कि बॉयल्स लॉ होता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और चार्ल्स लॉ हमारा होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डिवाइड बाई P। इसी को हम और आगे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो PV इक्वल टू C इंटू T। इसको हम लिख सकते हैं PV डिवाइड बाई T इक्वल टू C। ये हमारा वो कहलाता है जनरल गैस इक्वेशन। इसको हम ज़्यादा डिटेल फॉर्म में लिखना चाहें तो P1V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू P3V3 डिवाइड बाई T3। तो ये बनता है हमारा जनरल गैस इक्वेशन। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होता है जो कि होता है हमारा PV इक्वल टू MRT, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, M गिवन मास, R कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, T होता है हमारा
टेम्परेचर। तो ये कुछ जनरल लॉज है। एक और लॉज है जूल लॉ। जूल लॉ ये कहता है कि किसी भी परफेक्ट गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारा लग जाता है जो कि m इंटू सी होता है। उसी प्रकार से लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि जब किसी भी इक्वल वॉल्यूम के गैसेस हैं और वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कहलाता है हमारा एवोगैड्रो लॉ। इसके बाद हम कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। फर्स्ट हम डील करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट, व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है कि जब हम किसी भी सिस्टम में ये देखते हैं कि पूरी प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट बना होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है और साथ ही उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है। जब हमारा गैस को हीट करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट करें तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस आता है, वो बढ़ता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है W1C2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 P इंटू dV। ये एक जनरल कॉमन फॉर्मूला है सभी प्रकार की प्रोसेस के लिए, वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम ये डेरिवेशन लेके आते हैं। जैसे हमें पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए P कांस्टेंट है तो इसको हम P को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dV का, तो ये हमारा फाइनली निकल के आएगा V1 से 2, तो ये हो जाएगा P V2 माइनस V1। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर होता है P इंटू V2 माइनस V1। अब जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि PV इक्वल टू होता है mRT, तो P को इसमें आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, V चेंज होगा तो dV लिख सकते हैं, M और R ऑलरेडी कांस्टेंट्स है, T चेंज होगा तो उसको हम लोग dt लिख सकते हैं। तो P dV को हम रिप्लेस कर सकते हैं mR dt से। तो या तो हम उसको लिख सकते हैं P dV या mR dt। dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। सभी प्रकार के क्वेश्चंस के मतलब प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जैसे हमने देखा कि वर्क ट्रांसफर होता है P V2 माइनस V1 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी ये चीज। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mCV dt और हीट ट्रांसफर को हम एक और फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, इसमें आता है mCp dt, जिसमें m गिवन मास होता है, Cv होता है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो गई हमारी आइसोबारिक प्रोसेस। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है कि जब किसी भी प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट बना हुआ है और उसके प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस को हीट करते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, साथ ही वॉल्यूम कांस्टेंट बना होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट बनने से क्या होता है, इस प्रोसेस में कोई वर्क एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है, जितनी भी हीट डेवलप होती है वो फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी के रूप में डेवलप होती है। तो इसमें W1 चूंकि हमने जैसे पढ़ा कि W1 से 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV, ये एक कॉमन फॉर्मूला है वर्क ट्रांसफर का सभी प्रोसेस के लिए। तो चूंकि इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने जाना कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब dV की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वर्क ट्रांसफर 0 हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ये ओवरऑल कॉमन फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर के लिए। हीट ट्रांसफर इक्वल टू W1 से 2 प्लस du। जब इसमें ये 0 हो चुका है तो Q1 से 2 इक्वल टू du हो जाएगा। तो हमें पता है कि U2 माइनस U1 mCv dt होता है, तो हीट सप्लाई फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा mCv dt।
इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या होता है, जैसे हमने P देख लिया, V देख लिया, तो जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक्सपांसन या कंप्रेशन के दौरान इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट बना होता है। हम अगर अपने जनरल कॉमन फॉर्मूले की बात करें, W1 से 2 इक्वल टू P dV, तो हमें पता है कि इस प्रोसेस के लिए ना ही प्रेशर कांस्टेंट है ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ा कि PV इक्वल टू होता है mRT। इसमें m कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और TB कांस्टेंट है आइसोथर्मल के लिए। तो हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू ओवरऑल कांस्टेंट। तो P को रिप्लेस कर सकते हैं, P इक्वल टू C/P। PV इक्वल टू C, तो P इक्वल टू C डिवाइड बाई V हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है W1 से 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 P dV, इसमें हम P की जगह लिख देंगे C/V dV। तो C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 से 2 dV/V, इंटीग्रेशन dV/V हमारा हो जाएगा नेचुरल लॉग V, C नेचुरल लॉग V, लिमिट हो जाएगी 1 से 2। आगे हम उसी में देखें, W1 से 2 इक्वल टू C इंटू नेचुरल लॉग V 1 से 2। सो C लिमिट पुट करेंगे तो V2 माइनस ln नेचुरल लॉग V1। C की जगह हम लिख सकते हैं P1 V1 या P2 V2 ln V2 डिवाइड बाई V1। ये हमारा वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो फाइनल वर्क ट्रांसफर फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इंटू नेचुरल लॉग V2 बाई V1। हम P1 V1 की जगह आल्सो P2 V2 भी लिख सकते हैं, P2 V2 नेचुरल लॉग V2 बाई V1। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है वर्क ट्रांसफर के लिए। और हीट ट्रांसफर, जैसे हमें पता है हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है। एक्सपांसन के दौरान बात करें या कंप्रेशन की बात करें, देयर विल बी नाइदर रिसीव नॉर गिव्स हीट टू द सराउंडिंग। इस दौरान हीट ट्रांसफर बिल्कुल जीरो होता है। ऐसी प्रोसेस कहलाती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस नेक्स्ट है हमारी हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होती है कि जब ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, वो हमारी कहलाती है हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हमारी कहलाती है हाइपरबोलिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जैसे यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान एक्सपांसन, परफेक्ट गैस के एक्सपांसन के दौरान हीट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। हीट कांस्टेंट रहती है तो देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर एंड देयर विल बी नो वर्क ट्रांसफर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और इंटरनल एनर्जी में चेंजेस बिल्कुल नहीं होता है। हमारी सबसे लास्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, एक जनरल गैस इक्वेशन है जो कि फॉलो करता है इस लॉ को, पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी एक्सपांसन या कंप्रेशन प्रोसेस के लिए ये लॉ को दिया जाता है, जिसमें n हमारा होता है एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है। अब देखिए जैसे हमने लिखा pv की पावर n इक्वल टू c, हम इसको बोल रहे हैं एक जनरल लॉ मान के चल रहे हैं। इसमें कैसे जनरल लॉ मान के चल रहे हैं, जैसे हम n की वैल्यू अलग अलग रखें, n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो
n की वैल्यू 1 रख दें तो P भी बराबर C आ जाएगा, जो कि बन जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम लोग n की वैल्यू 0 रख दें तो P इक्वल टू C बन जाएगा, जो कि कहलाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब n की डिफरेंट वैल्यू रख के डिफरेंट टाइप की प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को एक जनरल इक्वेशन कहा जाता है, जनरल लॉ कहा जाता है सभी प्रकार की प्रोसेस के लिए। और इस प्रोसेस में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, लगभग सभी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी करती हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर। ये थी हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की टॉपिक्स क्लासेस। इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स के और भी बचे हुए टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।